नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्राबोधनस्य योगा दुखो भवेत। अर्थात यदि मनुष्य अपनी जीवन शैली को संयमित एवं संतुलित रखे तो योग भी दुख निवारण में सहायक सिद्ध होता है। परंतु आज भौतिकता के इस दौर में मनुष्य सर्व साधनों से परिपूर्ण होने के पश्चात भी किसी न किसी व्याधि और विकार से ग्रसित है। अपच यानी इंडाइजेशन भी इन्हीं विकारों में से एक विकार है। पाचन तंत्र को किस प्रकार सशक्त किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम एवं योगासन है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री गगन सिंह जी। गगन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। दर्शकों, हम आपको श्री गगन सिंह जी का परिचय करवा देते हैं। यह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विद्यावाचस्पति यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन योगा कर रहे हैं और वहाँ पर इस विभाग में विद्यार्थी हैं। और आज के विषय पर हम अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो भी आज के विषय पर जानकारी दी जाएगी उससे आप अवश्य लाभप्रद होंगे। तो चर्चा को हम प्रारंभ करते हुए गगन सिंह जी, सबसे पहले सर्वप्रथम जैसे कि मैंने कहा कि मनुष्य को अपनी जीवन शैली को संयमित एवं संतुलित रखना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मनुष्य को अपनी जीवन शैली को संतुलित और संयमित, अनुशासित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मनुष्य की जीवन शैली संतुलित नहीं है, उसका आहार विहार सही नहीं है, दैनिक क्रियाकलाप अपने वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसको अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबसे पहले रोगों का मुख्य कारण है आहार। यदि आपका आहार और विहार दोनों चीज़ें ठीक है तो आप रोगों से मुक्त रह सकते हैं। आयुर्वेद में भी अगर आप बात करें तो आहार को औषधि कहा गया है, औषधि का, लेकिन उसका प्रयोग अगर आप करोगे तो वो भी एक संतुलित अवस्था में ही सही रहता है। गगन जी, आपने कहा आहार की बात जी, और बिल्कुल सही कहा। जब हम कहते हैं कि इंडाइजेशन, अपच होता है जी, तो आहार ही उसका एक महत्वपूर्ण जो है विकार उत्पन्न करने में उसका बहुत बड़ा जो है घटक सिद्ध होता है। आहार के लिए कहा जाता है कि अति द्रुतम श्रियात, जी, कि भोजन को बहुत तेजी से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। फिर कहा गया है कि अति विलंबित श्रियात, जी, कि भोजन को बहुत धीरे भी नहीं करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। फिर कहा जाता है कि अल्पन्नम हसन तन्मना विजायत, जी, अर्थात कि भोजन को ना तो बातचीत करते हुए करना चाहिए, ना हंसते हुए करना चाहिए, बड़ी ही तन्मयता के साथ करना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है सर। और जो हमारा योग के अगर आप ग्रंथों को ले, हठ योग के स्पेसिफिकली जो ग्रंथ हैं, उसमें भोजन को करने के तरीके के साथ साथ उसकी मात्रा के बारे में भी बताया गया जी, कि कितनी मात्रा में भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जी, तो योग के अगर आप ग्रंथ लेंगे, जैसे हठ प्रदीपिका है, घिरंड संहिता है, शिव संहिता इत्यादि जो भी हठ योग के ग्रंथ हैं, उनमें यह कहा गया है आहार को परिमित, सीमित मात्रा में आपको मिताहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उसके लिए यह भी कहा है कि मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तो कार्येत नाना रोग भवेतस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। बिल्कुल सही कहा। अर्थात कि अगर बिना मिताहार का पालन किए आप योग का अभ्यास भी कर रहे हैं तब भी आपको अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। जी, इसलिए सबसे पहले आहार को संतुलित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आहार को कैसे ग्रहण करना है, जी, तो उसके लिए 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक है वात, पित्त और कफ, जिनको त्रिदोष भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। और ये व्यक्ति की अपनी मूल प्रकृति भी होती है। इसके अनुसार यदि भोजन को सीमित मात्रा में ग्रहण किया जाए तो उससे जो भोजन है आपको औषधिप्रद लाभ दे सकता है। गगन जी, ये तो भोजन के संदर्भ में हमने बातचीत की। जी, देखिए, जल की भी बड़ी महत्ता डाइजेशन में बताई गई है। बिल्कुल। कहा गया है कि अजीर्णे वारी बलप्रदम, जी, कि जल जो है यदि इंडाइजेशन हो जाए तो एक बल प्रदान करता है, लेकिन वो भी एक नियमित और संयमित रूप में होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और योग भी इसी की ही बात करता है। मिताहार में, यदि मिताहार के विषय में कहा जाए तो उसमें लिखा है सुसनिग्धम मधुर आहाराश्च चतुर्थांश विवर्जित
भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। बिल्कुल सही कहा। उसमें यह कहा है कि यदि आपने भोजन करना है तो उसका 1/4 पार्ट किसका, जो आपका स्टमक है, पेट है, उसका 1/4 पार्ट आपको खाली रखना है। इसको यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ, सपोज कीजिए कि आपका जो पेट है, स्टमक है जो आपका, वो 100% है जी उसका जब आप आधा भाग किससे भरोगे, आधा भाग आपने भरना है भोजन से। जी रिमेनिंग जो 50% है, 50% है, उसका जो आधे का आधा भाग है यानी 25% वो आपको जल के लिए रखना है। बिल्कुल सही। और जो रिमेनिंग 25% है, 25% है, वो वायु के संचरण के लिए आपको रखना है। और गगन जी एक बात और भी कही जाती है जल के बारे में कि भोजनम पश्चातम वारी विषमहम, कि भोजन के पश्चात जो जल लिया जाता है वो विष के समान है। जी, क्या कहना चाहिए? भोजन के पश्चात भी और भोजन से तुरंत पहले भी। जी क्योंकि यदि आप भोजन से तुरंत पहले जल को ग्रहण करते हो तो उससे क्या होगा, जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पाचक रस हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जी उनकी कार्य करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। जी। भोजन के तुरंत बाद भी अगर आप ग्रहण करते हो तभी यही चीज होती है। गगन जी ये तो हमने बात कर दी भोजन और जल की डाइजेशन इंडाइजेशन में। विहार, घूमना, कहते हैं कि भुक्त्वा शतपदम गच्छेत, कि भोजन के पश्चात 100 कदम तो अवश्य चलना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? भोजन के पश्चात बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन भोजन के तुरंत पश्चात एकदम से नहीं चलना चाहिए। क्योंकि भोजन को पेट में पहुंचने में और थोड़ा सा उसको प्रॉपर एडजस्ट होने में एक समय लगता है। तो कितना अंतराल होना चाहिए भोजन और सैर के बीच में? कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट का आपको गैप देना है। उसके बाद आप आराम से सैर कर सकते हो। गगन जी देखिए, कहा जाता है कि योगा इज द आर्ट ऑफ अवेकनिंग द हिडन पोटेंशियल विद इन। जो हमारे अंदर ही जो हमारी क्षमता, एक छुपी हुई क्षमता है, जी जी, उसको बाहर निकालने का योग एक माध्यम है। जी, अब हम योग पर आ जाते हैं, क्योंकि ये तो हमने एक सामान्य चर्चा कर ली। जी, विषय है योगासनों के माध्यम से। तो कोई भी कहते हैं योग करने से पहले बिल्कुल अपनी बॉडी में ऊर्जा, एक संचार लाने के लिए हमें सूक्ष्म जो है योग कर लेने चाहिए। सर्वप्रथम हम सूक्ष्म योगों से प्रारंभ करते हैं, तो बताइए। कोई भी जब आप यौगिक अभ्यास कर रहे हैं उससे पहले सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जिससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर के जो सूक्ष्म भाग हैं उन तक एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से वो हो सके। तो सबसे पहले इसी कड़ी में शुरुआत करेंगे हम सूक्ष्म व्यायामों से। सबसे पहले क्या करना है, आपने दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर गैप देना है। दोनों हाथ आपके कमर पर रहेंगे। तत्पश्चात शुरुआत करेंगे हम ग्रीवा शक्ति विकासक से। ग्रीवा कहा जाता है गर्दन को, गर्दन की शक्ति का विकास करने वाला है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को ये बढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग में एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसमें श्वास और प्रश्वास का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए श्वास भरते हुए सबसे पहले सर को पीछे ले जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब इनहेल एक्सहेल प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीवा शक्ति विकासक इनहेल करते हुए सर को पीछे ले जाएंगे, यथाशक्ति यथासंभव। दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा जी गगन सिंह जी यहाँ पर प्रदर्शित करके बता रहे हैं, करते हुए इनका कहना है यथाशक्ति जितना आप कर सके, जोर जबरदस्ती वाला कोई काम जो है, चाहे सूक्ष्म योग हो चाहे संपूर्ण यौगिक क्रिया हो, अपनी क्षमता अनुसार करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपनी छाती के साथ लगाने का प्रयास करना है। अब इसके पश्चात दाहिनी और बाईं साइड आपने देखना है। इनहेल करते हुए पहले दाईं ओर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, इनहेल। ये हमारी स्पाइन के लिए भी एक्सहेल, बिल्कुल। और इसके पश्चात आपने अपने सर को कंधे की ओर ले जाना है। इनहेल, एक्सहेल करते हुए सर को सीधा करना है। इनहेल करते हुए दूसरी ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को सीधा करना है। एक चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने शरीर के दाएं हिस्से से कर रहे हैं तो उसको बाएं हिस्से से भी करना है, जिससे आपका शरीर संतुलित बना रहे। अब इसके पश्चात करेंगे स्कंद शक्ति विकासक का अभ्यास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधों की ओर ले जाना है। तो गगन जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है पाचन में योगासन, तो क्या ये जो सूक्ष्म हम कर रहे हैं इसका भी कहीं ना कहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है हमारे डाइजेशन? बिल्कुल सर जी, क्योंकि इन्हें पवन मुक्तासन समूह के रूप पर भी देखा जाता है।
पवन जैसे आपको पता है वायु को कहते हैं, और अगर आपको अपच की दिक्कत है, आपका भोजन प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें जो है वात एक बहुत अहम रोल अदा करती है। जी। हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, इसमें वात जमा रहती है। जी। इसको सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू हम रिलीज करते हैं जी। ताकि वो संतुलित अवस्था में रहे, जिससे जो है भोजन अगर पच भी रहा है तो कोशिकाओं के द्वारा उसका अवशोषण भी प्रॉपर तरीके से हो सके। जी। और गगन जी, वैसे भी योग के लिए कहा जाता है कि सुख दुखो समय कृत्वा जी लाभा लाभौ जया जयो, जी कि योग एक ऐसी साधना है जो सुख दुख जय विजय लाभ हानि को एक दृष्टिकोण से देखता है। क्यों देखता है? जी। क्योंकि वो एक ऐसी साधना है जो हमें इतना सक्षम बनाती है जी। कि हम अपने लक्ष्य को साध सकें। जी आप अगला आसन करके बताइए। बिल्कुल। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, सबसे पहले कमर को रोटेट करना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पैरों के बीच में गैप देना पड़ेगा, और तत्पश्चात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए पूरा आपने कमर को अपनी रोटेट करना है, इस तरीके से। तो दर्शकों, ये जितने भी सूक्ष्म व्यायामों तरफ के से- बारे में गगन जी बता रहे हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ही सशक्त है। इसके साथ साथ ये आपके जो हिप जॉइंट्स हैं, आपकी जो स्पाइन है, उसकी मोबिलिटी को भी ये बढ़ाता है। जी। तत्पश्चात दोनों हाथों को सीधा करेंगे, हाथों को प्रॉपर खोलना है इस तरह से, फिंगर्स को प्रॉपर स्ट्रेच करना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब करेंगे अरिष्ट शक्ति विकासक। अरिष्ट कहा जाता है आपकी कलाइयों को। जी। बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे, बिल्कुल यथाशक्ति यथासंभव, जितने आपकी शरीर की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने, उसके अनुसार ही आपने अभ्यास को करना है। जी। उसके बाद अंदर से बाहर की ओर। जब भी कुछ लोग इसको अभ्यास को करेंगे, वो एक चीज़ पाएंगे कि जब वो अपने जॉइंट्स की मूवमेंट करेंगे तो उनके शरीर से टक टक की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। जी। ये कुछ नहीं है, ये आपकी बॉडी में वात जो है वो इकट्ठा होता है, वो इससे रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये उसी की आवाज़ है। जैसे जैसे आप अभ्यास को बढ़ाओगे ये आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी। गगन सिंह जी, जी जब हम योग करते हैं तो आम जनमानस के मन में एक अवधारणा बैठी हुई है जी कि योग प्राणायाम अनुलोम विलोम जी से प्रारंभ होता है, जी और प्राणायाम के लिए कहा भी जाता है जी कि प्राणायामेन सर्व दुख सर्व रोगो क्षयो भवति। जी तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्राणायाम के विषय में भी बता दिया जाए, क्या कहीं ना कहीं जी वह भी सीधे जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जी अपच को जी। जो है इस विकार को दूर करने में कहीं ना कहीं उसका सहयोग रहता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि भोजन को पचाने में वात अर्थात वायु का बहुत अहम रोल रहता है। जी। दूसरा साथ ही साथ पित्त। पित्त क्या है? बॉडी में डाइजेस्टिव जोसेस, जी। और तत्वों के अगर रूप में देखा जाए तो पित्त आपके अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो इसीलिए प्राणायाम क्या है? प्राण को नियंत्रित करने की एक अभ्यास है। जी। ठीक है, तो प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित किया जाता है। जी। तो प्राणवायु को अगर आप नियंत्रित कर रहे हो, जिससे कोशिकाओं में इसका संचार प्रॉपर तरीके से हो सके, तो उसके कारण भी भोजन का पाचन अच्छे से होता है। जी। योग शास्त्रों में कुछ ऐसे प्राणायाम भी बताए गए हैं जो आपके वात दोषों को भी दूर करते हैं, आपके डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। जब आपने डाइजेस्टिव फायर की बात करी, हम उसे चयापचय मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। जी गगन सिंह जी, कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म चयापचय एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जी जो जिसमें हमारे शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, हाँ जी और ये शरीर में जो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचालन करता है, जिससे सारा शरीर संचालित होता है। जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चयापचय इसको जिसको मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है, ये दो तरीके से होता है। एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म जी। और एक को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। जी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, एक है डाइजेशन अर्थात पाचन, और दूसरा है अवशोषण। जी। कोशिकाओं के द्वारा जो आपने पोषक तत्वों को ग्रहण किया है उसका कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण। कैटाबॉलिज्म ऐसा होता है जब भी हम कोई चीज़ को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हमारा शरीर उसको पाचित कर लेता है। जी। जो एनाबॉलिज्म है अर्थात जो उसका अवशोषण, कोशिकाओं के द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है और एक नई चीज़ का निर्माण किया जाता है ऊर्जा के रूप में, जो हमारे शरीर को प्राप्त होती है। जी। तो इसके लिए आसन, प्राणायाम दोनों का बहुत अहम रोल है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कुछ अशुद्धियों के कारण भी कई बार हमारा शरीर में भोजन का पाचन नहीं होता, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में शोधन क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है। जी। जो 6 प्रकार के योग में कर्म बताए गए हैं, जी। तो उसके द्वारा शरीर की शुद्धि भी की जाती है। और जहाँ तक बात रही योगाभ्यास शुरू करने की, तो इसमें सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम से ही इसकी शुरुआत की जाती है। जी। गगन सिंह जी, अब हम
मुख्य आसनों पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन से आसनों को आज आप यहाँ पर बताना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप उनको प्रदर्शित करके बताएं ताकि हमारा जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहा है आपके द्वारा प्रदर्शित योगों से लाभान्वित हो सके। जी बिल्कुल। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। देखिए जो कटी का अर्थ आता है कमर, कमर जो आपकी है उसको कटी कहा जाता है। चक्र, उसको आपने रोटेट करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कंधे के बराबर दोनों पैरों के बीच में गैप दे दिया, उसके बाद दोनों हाथों को आपने सीधा करना है। ब्रीद इन, लंबा गहरा श्वास अंदर, ब्रीद आउट। इस तरह से आपने अपनी कमर को रोटेट करना है। मैंने बाईं साइड रोटेट किया हुआ है, जो मेरा दाहिना हाथ है मेरे बाएं कंधे पे आएगा और जो मेरा बायां हाथ है वो कमर पे आएगा। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। दर्शकों, जैसा गगन सिंह जी आपको यहाँ पर विभिन्न आसनों को के बारे में दूसरी तरफ से भी आपने ऐसे ही रोटेट करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के कृपया इसे ध्यान से देखें, क्योंकि योग में कहा गया है कि आरोग्यम परमम धनम। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो वो सबसे बड़ा धन माना जाता है। इसका 4 से 5 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। जितनी आपकी शरीर में कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार ही आपने अभ्यास को जारी रखना। गगन सिंह जी, एक मेरा प्रश्न इसी से जुड़ता है योगासनों को लेकर के, क्योंकि देखिए जो कार्यक्रम देख रहे होंगे और सभी अवस्थाओं के लोग देख रहे होंगे, आप क्या अनुमोदित करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए इसमें बाल्यावस्था भी होगी, किशोरावस्था भी होगी, हमारे नौजवान भी होंगे और हमारे जो है बुजुर्ग लोग, वृद्धावस्था वाले भी होंगे। इन आसनों को करते समय सभी आयु वर्ग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ये भी आप बता दीजिए। देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल तो इसमें यही है, जितनी आपकी शरीर में कैपेसिटी है, जितनी आपकी शरीर में शक्ति और सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही आपने अभ्यास को करना मेरे है। प्रश्न करने की जो जिज्ञासा यहाँ पर उत्पन्न हुई थी वो इस संशय को लेकर के हुई थी, क्योंकि मैंने कहा कि आज कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी विकार और ग्रसित है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटिक शुगर, ये सभी लोग ग्रसित हैं। तो उनको आप किस प्रकार से अनुमोदित करते हैं कि किन मापदंडों को देखते हुए इन योगों को करना है? देखिए पहले तो आपने यही ध्यान रखना है कि जितनी आपकी शरीर की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने अभ्यास करना है। दूसरा, जो भी आपको यहाँ पर अभ्यास करवाया जा रहा है उसे हर उम्र का, किसी भी लिंग का, किसी भी आयु का व्यक्ति उसको आसानी से कर सकता है। जी। और साथ ही साथ जैसे आपको पहले भी ये बताया कि श्वास और प्रश्वास का भी आपने इसमें विशेष ध्यान रखना है। और पाचन ही सबसे अहम रोल करता है हमारे शरीर में किसी भी रोग का शमन करने में और शरीर को स्वस्थ रखने में, क्योंकि अगर भोजन आपके शरीर में सही तरीके से नहीं पच रहा तो विष का निर्माण करता है, जिसके कारण आपको अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अगला कौन सा आसन बताना चाहेंगे? अब जो अगले आसन है वो हम बैठ के करेंगे। तो सबसे पहले बैठना है। बैठना भी किस तरीके से है, दोनों हाथों को आपने सामने रखना है और इस तरीके से धीरे से श्वास छोड़ते हुए आपने नीचे की ओर बैठना है। दर्शकों, ये जितने भी योग आज गगन सिंह जी बता रहे हैं ये पाचन तंत्र को सशक्त करने वाले योग हैं। सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम वज्रासन का। वज्र के समान शरीर को मजबूत करने वाला है। साथ ही साथ वज्रासन के अभ्यास से जो हमारी वज्र नाड़ी है उस पर इसका प्रभाव विशेष तौर पर पड़ता है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से घुटनों के बल बैठना है। धीरे से दोनों हाथों को आप नीचे रख सकते हो और उसके पश्चात दोनों आपके बिग टोज फ्लैट रहेंगे। एड़ियों के ऊपर आपने आराम से बैठना है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और आप चाहे आंखें भी बंद कर रख सकते हो और चाहे आप आंखें खुली भी रख सकते हो, और सारा का सारा ध्यान आपका श्वास और प्रश्वास पर है। तभी कहा जाता है दर्शकों कि असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम। मन बहुत चंचल है, लेकिन इसको योग के माध्यम से एकाग्रचित किया जा सकता है, जैसा कि गगन सिंह जी कर रहे हैं पाचन प्रक्रियाओं में योगासन के महत्व को बताते हुए। ये एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसको आप भोजन के तुरंत पश्चात भी कर सकते हैं। और जिनको अपच, कब्ज की दिक्कत रहती है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि भोजन भी इसी आसन में वो करें। और इसके पश्चात जो दूसरा आसन है वो करेंगे हम मंडूक आसन। मंडूक आसन, मंडूक कहा जाता है मेंढक को, तो उसी की तरह हमारे शरीर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसको मंडूक आसन भी कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। साथ ही साथ
शरीर में जो हमारे शरीर में विष का निर्माण होता है, जिसके कारण हमें डायबिटीज़ जैसे रोग होते हैं, ऐसे रोगों के लिए भी मंडूकासन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें क्या करना है, स्थिति आपकी वज्रासन की ही रहेगी। तत्पश्चात आपने दोनों हाथों को सीधा करना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इस तरह से दोनों हाथों को आपने पीछे करना है और नाभि के दाएं और बाएं ओर। बहुत से लोग इसमें ये गलती करते हैं कि वो अपने नाभि के ऊपर दोनों हाथों को रख लेते हैं। जी। नाभि पर दोनों हाथों को नहीं रखना है, नाभि के बिल्कुल दाएं और बाएं ओर। दाईं ओर आपका लीवर रहता है, बाईं ओर आपका पैनक्रियाज रहता है। तो इसमें क्या करोगे, जब आपने इस तरह से कर लिया, उसके बाद लंबा गहरा श्वास अंदर और फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ते हुए आपने आगे की ओर झुकना है, इस तरह से। यथाशक्ति यथासंभव आसन में रुकने के पश्चात धीरे से श्वास भरते हुए आपने वापस आना है। देखिए दर्शकों, इन आसनों को करते हुए मन को एकाग्रचित रखना बहुत ही आवश्यक है। तभी कहा जाता है कि मनः प्रश्मः योगः, योग जो है मन को शांति प्रदान करता है। इसके पश्चात जो अगला आसन है वह है कूर्मासन। जी। कूर्म कहा जाता है कछुए को। कछुए को जब भी कोई खतरा महसूस होता है वो अपने सारे अंगों को छुपा लेता है। तो ठीक उसी तरह से हमने इस आसन में अपने अंगों को छुपाना है। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा एक अभ्यास है। मंडूकासन में हमने हथेलियों का प्रयोग किया था, हाथों का प्रयोग किया था, लेकिन जो आपका कूर्मासन है उसमें हम अपनी एल्बोज का प्रयोग करेंगे। गगन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें हमने अपने अंगों को छुपाना है। इसलिए कहा जाता है कि योगेन देहम अधिगच्छति, सारे शरीर को योग के माध्यम से अपने अंतर्गत जो है संतुलित करना है। तो ये भी एक इंडाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा योग है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सशक्त बनता है। और धीरे से श्वास भरते हुए आपने वापस आना है। कूर्मासन, मंडूकासन, जी। इन दोनों ही आसनों से आपके लीवर और आपका जो पैनक्रियाज है इस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ जाता है, साथ ही साथ इनकी फंक्शनिंग को ये इम्प्रूव करता है। गगन सिंह जी, मत्स्य इंद्रासन के बारे में क्या कहेंगे? वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है? बिल्कुल। जो अर्धमत्स्येंद्र आसन है, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, हर आयु वर्ग का व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। तो इसका एक अल्टरनेट है जिसे कहते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो वो भी आपका बैठ के ही किया जाता है। तो इसमें आपको अपने जो दोनों पैर हैं उनको फैलाकर ये आसन को परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके से आपने धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करना है। आपने विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी पीठ है, जो आपकी स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी रहे। झुककर बिल्कुल भी आपने नहीं बैठना है, शरीर को आपने बिल्कुल एक्टिव स्टेट में रखना है। तो इसके पश्चात क्या करना है, जो आपका राइट पैर है, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रेट, मान लीजिए यदि झुक के करे तो कोई अन्य विकार भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आप झुककर इस तरह से बैठ रहे हो तो आपको पीठ से संबंधित रोग होने शुरू हो जाएंगे। पीठ को सीधा रखने का मोटिव ये भी रहता है कि शरीर और जो मन है दोनों आपका चेतन अवस्था में रहे। जब भी हम झुकते हैं तो बिल्कुल बॉडी हमारी रिलैक्स स्टेट में हो जाती है, धीरे धीरे हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी पीठ को सीधा रखते हैं उस स्थिति में हमारा शरीर और मन दोनों सचेत रहते हैं। तभी कहते हैं कि योगः निर्विशः मनः, बिल्कुल मन को बिल्कुल जो है एकाग्रचित करता है। अब अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करना है तो वो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपका जो दायां पैर है, दाएं पैर को आपने इस तरह से क्रॉस करते हुए अपने बाएं घुटने के पास रखना है, और जो आपका बायां पैर है उसको आपने धीरे से फोल्ड करना है पीछे की ओर। इसके पश्चात आपने अपना लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है इस तरह से, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से घुटने के बाहर से अपने पैर को पकड़ना है लाइक दिस, और उसके पश्चात जो आपका दायां हाथ है उसको आपने पीछे की ओर ले जाना है, और बॉडी को जितना हो सके आपने पीछे की ओर मोड़ना है। इसे कहते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन। जी। धीरे से श्वास भरते हुए सर को सीधा कर लिया, हाथ को आगे ले आए, दूसरे हाथ को भी आपने आराम से रिलीज करना है और दोनों पैरों को सीधा करना है। इसे कहते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अर्धमत्स्येंद्र आसन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी कठिनाई अनुभव होगी। तो ऐसे लोगों के लिए इसी का एक अल्टरनेट है जिसे कहा जाता है वक्र आसन। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्शन इज ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। जी बताइए अगला। तो इसके लिए भी आपने अपना दायां पैर यहीं रखना है,
अर्ध मत्स्येंद्रासन में अपने दाहिने पैर को आपने घुटने से क्रॉस किया था। जी। इसमें घुटने को क्रॉस नहीं करना है अपना, तो आपका जो दायां पैर है वो आपके बाएं पैर के घुटने के पास साथ ही रहेगा, टो आपका खिंचा हुआ रहेगा। तत्पश्चात बाएं हाथ ऊपर आएगा, उसको आपने इस तरह से क्रॉस करके पकड़ना है, और जो दूसरा हाथ है वो कमर पर नहीं, वो आपका जस्ट पीछे आएगा, और बॉडी को आपने जितना हो सके उतना पीछे की ओर मोड़ना है। धीरे से सर को सीधा किया, दाहिने हाथ को सीधा कर लिया, बाएं हाथ को सीधा कर लिया, और दोनों पैरों को सीधा कर लिया। इसे कहते हैं वक्र आसन। ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दर्शकों, पुनः निवेदन, जैसा कि गगन सिंह जी आपको यहाँ पर आसन प्रदर्शित करके बता रहे हैं, लेकिन इन आसनों को आपने अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। जी बिल्कुल। कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि यदि आप एक विकार को दूर कर रहे हैं, ये ना हो कि उससे अन्यत्र विकार उत्पन्न हो जाए। जी बिल्कुल। पवन जी, अगला कौन सा आसन बताना चाहेंगे? अगला आसन हम लेट के करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले शवासन में लेटना होगा धीरे से। अपने शरीर को पूरा रिलैक्स, बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लिया जी। उसके बाद दोनों पैर आपने बिल्कुल जोड़ देने हैं इस तरह से। आपके दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए रहेंगे, जो हथेलियां हैं वो शरीर के बिल्कुल सटी हुई रहेंगी। सबसे पहले हम जो आसन करेंगे उसे कहते हैं उत्तान पाद आसन। जी। उत्तान का अर्थ होता है सीधा, जी। और पाद अर्थात पैर, तो उसमें आपके पैर सीधे रहते हैं, लेकिन पैरों को सीधा करने का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग रहता है। जी। सबसे पहले दाएं पैर से आपने करना है, दाएं पैर को खींचना है श्वास भरते हुए इस तरह से। जमीन से बहुत ज़्यादा पैर को आपने ऊपर नहीं उठाना है। उसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए नीचे। गगन जी, इससे हमारे स्टमक पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम। जी बिल्कुल। उसके बाद बाएं पैर को आपने ऊपर उठाना है इस तरह से, यथाशक्ति रुकने के पश्चात धीरे से वापस। और जब मूल उत्तान पादासन है वो इस तरीके से होता है, इसमें आपके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठेंगे इस तरह से। देखिए दर्शकों, एकदम कोई भी योगासन करना आसान नहीं होता, तभी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए और आप धीरे धीरे अभ्यास करने से अभ्यासरत हो जाएंगे और आपके सभी विकार जो है दूर हो जाएंगे। और धीरे से वापस एक एक पैर से इसको इसीलिए करवाया गया क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को दोनों पैर उठाने में दिक्कत रहती है। जैसे जैसे उनका अभ्यास बढ़ेगा तो दोनों पैरों को उठाने में वो सक्षम हो पाएंगे। अब इसके पश्चात जो अगला आसन है वो है पवन मुक्त आसन। किया भी से दोनों पैरों से जाता है, लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग एक एक पैर से ही करेंगे। तो सबसे पहले राइट फुट को आपने उठाना है ऊपर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे धीरे। ये हमारा पवन मुक्त आसन है। तत्पश्चात घुटने को मोड़ देना है इस तरह से। दोनों हाथों को आपने इस तरह से, जो दोनों हाथों की उंगलियां हैं उनको फिंगर्स को इंटरक्रॉस करते हुए घुटने को खींचना है पीछे की ओर, और श्वास छोड़ते हुए आपने अपनी ठुड्डी को घुटने के साथ लगाने का अभ्यास करना है। गगन जी, हम चाहेंगे कि इस आसन के पश्चात, क्योंकि अब कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर है जी, तो इसके पश्चात हम जो है चाहेंगे कि अब हम एक जो जर्नल संदेश है आपके माध्यम से वो हम दर्शकों को देना चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। दर्शकों को मैं अंत में गगन सिंह जी यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है पाचन को लेकर के भी, और एक साधारण, ताकि सारे शरीरों के विकार जो है हमारे दूर हो जाए। जी, दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है। सबसे पहले आपकी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, आहार विहार है, उसको आपने संतुलित रखना है। अगर ये संतुलित रहेगा तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दर्शकों जी, गगन सिंह जी हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने आज के विषय से संबंधित योगासनों को प्रदर्शित करके बताई। इसके लिए हम इनका धन्यवाद तो करना चाहेंगे ही। जाते जाते दर्शकों, कहा गया है कि मुसीबतों से उलझने पर निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। अर्थात जीवन में सुख दुख जय पराजय सब कुछ आएगी, लेकिन योग एक ऐसी साधना है जो आपको सशक्त एवं सुदृढ़ बनाती है। गगन सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए,
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित योगासनों के माध्यम से दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।